9 बजने वाले हो रहे हैं। चलो भाई सब लोग बातें बंद कर दो, यहाँ आ जाओ फटाफट से ना। आज पहली क्लास है भाई, सारे बच्चे वनडे वाले हैं। एलटी वाला, लेक्चरर वाला, या फिर कोई सी टेट वाला, टेट वाला बच्चा कोई, उसके अलावा कोई सब्जेक्टिव, सारे बच्चे वनडे वाले, ग्रुप सी के बच्चे हैं सब। ठीक है भाई। देखो भाई, जैसा आप लोगों को पता है हमारे यहाँ दो आयोग अलग अलग से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी। ठीक है ना, दोनों के बारे में लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पहले के सिलेबस में फर्क था, क्वेश्चन पूछने के लेवल में फर्क था। इन द सेंस सिलेबस से मेरा मतलब है कि दोनों का क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता था पूछने का। आज भी थोड़ा फर्क है, लेकिन पहले यूके पीएससी क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के पूछता था, यानी कि वो क्वेश्चन अगर बच्चा किताब से देख ले तो उसे एग्जाम्पल भी मिल जाता था। लेकिन अब वो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगा कि थोड़ा सा टिपिकल, यानी कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करने लगा। यूके ट्रिपल एससी का तो पहले से यही फंडा रहा है कि वो तो हमेशा टिपिकल क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन इजी होता है, उसका लेवल इजी रहेगा, लेकिन उसे इतना मॉडरेट कर देता है कि बच्चे को वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब कंडीशन एग्जाम में क्वेश्चन आने की है। देखो जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं उसमें आपका कोई भी एग्जाम हो रहा है ग्रुप सी लेवल का, सब में 20 नंबर की हिंदी रहेगी, आप सबको पता है। चाहे वो एग्जाम यूके ट्रिपल एससी कराए और इमरजेंसी में यूके पीएससी कराए। अब इमरजेंसी की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि कोई भी ग्रुप सी का एग्जाम यूके पीएससी से नहीं कराता है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, यूके ट्रिपल एससी को। लेकिन पीछे जैसे आपको पता था कि आयोग जो था वो भ्रष्ट हो गया था, उसकी वजह से क्या कराया गया था, यूके पीएससी ने वो एग्जाम कंडक्ट कराए। तो उनमें क्या कंडीशन रहती है कि सभी में 20 नंबर की हिंदी होती है, और यूके पीएससी जो प्री मेंस वाले एग्जाम कराता है उनमें आपको पता है कि हिंदी का लेवल कैसे रहता है, हर पेपर में हर पैटर्न अलग होता है, सिलेबस अलग रहता है। मेंस का अलग सिलेबस है बिल्कुल ना, जब मेंस लिखा जाता है तो वहां बिल्कुल अलग लेवल होता है, वहां अलग तरह का व्याकरण होता है और अलग ही तरह आपका लिखने वाला प्रारूप होता है। तो ऐसा कोई बच्चा है नहीं, इसलिए मैंने पहले ही पूछा, तुम सब हो 20 नंबर वाले। ठीक है भाई। अब उस 20 नंबर में क्या कहानी होती है, हिंदी को इन्होंने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। अब उन 3 पार्ट में क्या है कि 2 पार्ट तो वो हैं जो आपको साधारण बुक से मिल जाएंगे, सिलेबस सारा वही है आपका 11th 12th और ग्रेजुएशन वाला, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे जो आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हो। 2 पार्ट तो आपको वहीं से मिल जाएंगे, तीसरा जो पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा मॉडरेट है, यानी कि थोड़ा सा ग्रेजुएशन में से आता है भाई, कुछ हद तक। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, उन्होंने किन किन 3 पार्टों में हिंदी को बांटा हुआ है। देखो सबसे ज्यादा जो नंबर क्वेश्चन आएंगे वो ग्रामर से आएंगे, सबसे ज्यादा जो टिपिकल क्वेश्चन बनता है यानी कि घुमावदार क्वेश्चन बनता है वो भी वहीं से ही बनेगा, यानी कि क्वेश्चन का लेवल जो मॉडरेट किया जाएगा वो केवल ग्रामर में यानी कि व्याकरण में किया जाता है। हिंदी साहित्य में वो कोई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं बना सकता। क्या मॉडरेट कर लेगा क्वेश्चन को, किसी का जन्म समय, मृत्यु समय, किसी की रचना, उसकी भाषा, उसकी कलाकृति, उसका कोई भी मूल उद्देश्य, उसका कोई पुरस्कार बदला तो नहीं जा सकता उन्हें, उन्हें तो मॉडरेट नहीं किया जा सकता, वो वही रहेंगे जो हैं। बस ये होगा कि हर बार पेपर में नया राइटर हो जाएगा, नई रचना हो जाएगी, नई भाषा हो जाएगी, नया लेवल हो जाएगा कुछ ना कुछ, अन्यथा वो वही रहेगा, उसमें कोई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन मॉडरेट जहां भी बनेगा वो ग्रामर से बनेगा। तीसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं भाषा का कंप्यूटरीकरण। अब जो भाषा का कंप्यूटरीकरण है या कहा जाए लेखन प्रारूप, दोनों एक ही बात है। अब वो लेखन प्रारूप में चाहे तो वो लिखने का प्रारूप पूछ ले, यानी कि जो भाषा का विशेष प्रारूप होता है कि भाषा प्रारूप में जो लेखन प्रणाली है और लेखन प्रणाली प्रयोग की जाती है किसमें, चाहे तो वो साहित्य में प्रयोग की जा रही हो, चाहे वो पत्र में प्रयोग की जा रही हो, चाहे वो विज्ञप्ति में प्रयोग की जा रही हो, किसी में भी प्रयोग की जा रही हो। ठीक है। अब कंप्यूटर में भाषा का कहां कहां प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपकी विज्ञप्ति होती है, प्रेस है, समाचार पत्र है, लेखन है, तार है, उनमें किस किस प्रयोग से होता है वो सारा प्रारूप पूछा जाता है वहां ना। तो जो तीसरा भाग है आपका वो सारा क्या है, वो कंप्यूटरीकरण कहलाता है। और पहले नहीं था, पहले केवल जो आपका ओपन बोर्ड होता था उस हिंदी में था ये टॉपिक ना, जो आप सामान्य है यानी कि जो स्टेट बोर्ड की आप हिंदी पढ़ते हैं ना, इसमें नहीं था ये टॉपिक ना। लेकिन जो ओपन बोर्ड हिंदी थी उसमें पहले से था ये टॉपिक जुड़ा हुआ, और वहीं से यहाँ लाया गया है इस टॉपिक को ना।
आज भी बच्चे कहते हैं जी हमने देखा नहीं, ये टॉपिक है नहीं कहीं भी। कभी आप ओपन बोर्ड की हिंदी की बुक उठाकर देखना, उसमें सारे टॉपिक हैं, पत्र प्रारूप भी है, भाषा का कंप्यूटरीकरण भी है, सारी चीजें लिखी हुई हैं उसमें साफ साफ ना। तो वहीं से टॉपिक यहाँ लाया गया है उठाकर ना। जिसे बच्चे कहते हैं कंप्यूटर का तो भाषा से कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ा मतलब है जी। तो ये 3 तरीके से। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की प्राथमिकता क्या होती है भाई? जैसे आपकी 20 नंबर की हिंदी है तो उसमें 14 से 16 क्वेश्चन कहां से आएंगे? ग्रामर से। 2 से 4 क्वेश्चन कहां से आएंगे? हिंदी साहित्य से। और ऐसे ही 2 से 4 क्वेश्चन कहां से आते हैं? जो आपको लेखन प्रारूप या भाषा का कंप्यूटरीकरण बताया इससे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां हिंदी में देखने को मिलेंगे भाई। अब 3 भागों में, यानी कि जो आपकी 20 मार्क्स की हिंदी है, इसमें सबसे पहले हिंदी व्याकरण, ये 14 से 16 नंबर में रहेगी आपकी ना। और इस 14 से 16 नंबर में कौन कौन से टॉपिक होंगे? वर्ण, शब्द, वाक्य, और इसके अलावा अन्य विशेषताएं जो होती हैं भाई, वो किसी के सिलेबस में होती है और किसी के सिलेबस में नहीं होती हैं। यानी कि इसके अलावा क्या होता है? छंद है, अब लोकोक्ति और मुहावरे हैं। वो सारी विशेषताएं जिस पेपर में पूछेगा केवल उसी में, रस अलंकार वगैरह जो भी है जिस पेपर में पूछी जाएंगी उसी में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगी। ठीक है ना। मुख्य पेपर में तो यही वाले टॉपिक आते हैं। तो ये तो वे टॉपिक हैं जो ग्रामर के हैं बिल्कुल। इसके अलावा इसके अंतर्गत और भी टॉपिक हैं, यानी कि भाषा का इतिहास। ये चू चू कौन कर रहा भाई? भाषा का इतिहास। अब भाषा कहां से आई, कैसे आई, कितने वर्गों में बटी, बोली क्या है, कितनी उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी प्रकार की विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें यहाँ भाषा के इतिहास में पूछी जाती हैं। और भाषा का संवैधानिक आधार, यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे ग्रामर में क्वेश्चन बनेंगे भाई। यानी कि भाषा संवैधानिक रूप में कैसे कैसे किस प्रकार से निर्मित हुई, कैसी कैसी प्राथमिकता रही, कौन सा पहला राज्य भाषा के आधार पर बना, भाषा के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, यानी कि कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हुए, भाषा प्रारूप कितनी थी, अब कितनी है, राजभाषा क्या है, उसे कैसे लिखा जाता है, कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, कितने राज्यों में है, क्यों है, ठीक है, या राजभाषा की प्राथमिकता सर्वप्रथम कब आई, वो सारी चीजें कहाँ पूछी जाती है? यहाँ भाषा के संवैधानिक आधार में पूछी जाती है ये सारी चीजें। ये तो हो गया व्याकरण वाला। अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य यानी कि वही 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन। और हिंदी साहित्य में कंडीशन क्या होती है? आपके यहाँ उत्तराखंड में जब भी हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है नहीं आपके सिलेबस में ना, ग्रुप सी के सिलेबस में नहीं है रीतिकाल ना। यानी कि रीतिकाल में केवल एक ही कवि है जो आपके यहाँ सिलेबस में पूछा जाता है, उससे इक्का दुक्का क्वेश्चन। बाकी रीतिकाल पूरा नहीं है आपके सिलेबस में ना, रीतिकाल को हटाया गया है सिलेबस से ना, उसका कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आता है। और कभी कभी अगर क्वेश्चन आना है तो आदिकाल से या भक्तिकाल से आ जाएगा, ये भी ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आना ही आना है। और इनके क्वेश्चन इतने इजी लेवल के सटीक क्वेश्चन है जो बार बार वही पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी चेंज नहीं हुआ है। पिछले सालों का जो क्वेश्चन बैंक है उसी से इनके क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं हिंदी साहित्य में, यानी कि आदिकाल और भक्तिकाल से जो क्वेश्चन उसे पूछना है वहीं से बार बार। क्वेश्चन नया कब आएगा? जो वो आधुनिक काल से पूछता है। और आधुनिक काल में भी कंडीशन है भाई, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग से भी बिल्कुल फिक्स है कि इन्हीं कवियों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं कवियों की रचनाएं आएंगी। छायावाद युग सारा है, लेकिन जो आपकी 11th और 12th क्लास की जो बुक है उसमें जितने भी राइटर दिए गए हैं हिंदी के, उन राइटरों पर फोकस रहता है सबसे ज्यादा। और उन राइटरों में भी ये कंडीशन रहती है कि उसमें जो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उत्तराखंड का वो कोई भी साहित्यकार है, चाहे वो इस साहित्य में है या नहीं है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में, चाहे वो नहीं जुड़ा हुआ है चाहे वो जुड़ा हुआ है, उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपकी 11th और 12th की जो हिंदी की किताब में आपके राइटर हैं या फिर उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नवीन कोई भी लेखक है, उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य की ये कहानी है भाई यहाँ से ना। अब इसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है यानी कि लेखन प्रारूप।
इसी तरह 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, इसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सब टॉपिक से, यानी कि इनकी तुलना में, इसकी और इसकी तुलना में कई गुना बड़ा सिलेबस है लेखन प्रारूप का, अगर पढ़ा जाए बेसिकली। लेकिन आपको मेंस नहीं लिखना है इससे, ये मेंस का टॉपिक है। यूकेपीएससी जो मेंस लिखवाता है, मेंस में ये टॉपिक मुख्य होता है, लेखन प्रारूप वाला ना, वहां का टॉपिक है, वहां से इसे विशेषताओं में लाया गया है, क्योंकि यहाँ लिखवाया तो जाता नहीं है, इसकी मूल जो विशेषताएं होती है वो पूछी जाती है, और मूल विशेषताएं पूछने के लिए पढ़ना आपको पड़ेगा इसको। लेकिन लिखित भाषा में नहीं पढ़ना होता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्रों की भाषा शैली कैसी होती है, पत्रों में लेखन प्रारूप कैसा होता है, किस प्रकार की संरचना में लिखे जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ी जाती है। वहां किस फॉर्म में लिखना होता है, आपको वहां लिख के दिखाना होता है। वहां आपको नंबर किस चीज के मिलेंगे कि आपने उसको कैसे लिखा है, आपको वाकई में ही पता है कि इस चीज को लिखा कैसे जाएगा, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी भाषा कैसी रहेगी। यहाँ केवल भाषा बतानी है, कैसी भाषा में लिखा जाता है, प्रथम पुरुष में लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, सरल भाषा होती है, कटु भाषा होती है, ठीक है ना। यहाँ बताना है केवल, और वहां लिखकर दिखाना है, वहां लिखने की विशेषता है, यानी कि वहां स्ट्रक्चर की प्राथमिकता है, और यहाँ स्ट्रक्चर को बस केवल शो करना है कि हाँ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, वर्बली बताना है उसके बारे में ना। तो ये होता है भाई आपका कि ये सिलेबस है वो 20 नंबर का ना, यानी कि यहाँ 14 नंबर हो जाएंगे तो वहां 2 2 2 4 से बढ़ जाएंगे, यहाँ 16 हो जाएंगे तो उनके एक एक 2 2 क्वेश्चन रह जाएंगे। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतने क्वेश्चन आने ही आने हैं, लेकिन हाँ मिनिमम नंबर क्वेश्चन जो दिए हुए वो तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ से 2 आने हैं तो आएंगे, वहां से 2 आने हैं तो आएंगे ही भाई, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन रहेगी। और अदरवाइज अगर यहाँ कम हो जाते हैं तो उनके 1 2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ये रहता है। अब भाई सिलेबस को कैसे पढ़ा जाएगा, मतलब यहाँ क्लास कैसे चलती है सिलेबस को लेकर, भाई इस लेखन प्रारूप में सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले भाषा का संचार पढ़ा जाता है कि संचार क्या होता है, क्योंकि भाषा सर्वप्रथम संचार से शुरू होती है। अब ये पढ़ा कैसे जाता है सिलेबस, भाई कैसे कैसे क्लास होंगी, आप लोग इसे कैसे कैसे कवर करेंगे। सिलेबस के पढ़ने की कंडीशन ये होती है कि हफ्ते में 5 दिन क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को टेस्ट डे होता है। अब मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, कौन बोल रहा, मंडे से लेकर और थर्सडे तक, यानी कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक जो क्लास होगी वो होगी ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन ज्यादा आता है। उसके बाद फ्राइडे को जो क्लास होती है वो हिंदी साहित्य की क्लास होती है। जब हिंदी साहित्य खत्म हो जाता है उसके बाद ये लेखन प्रारूप वाला टॉपिक चलता है, ठीक है। हिंदी साहित्य रेगुलर क्यों नहीं पढ़ाया जाता, सारे सो जाओगे क्लास में, ठीक है ना। आप लोगों का बेसिक टॉपिक तो है नहीं है कि आप लोग इसे पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। इसे पढ़ने में इंटरेस्ट कौन लेगा, सब्जेक्टिव वाला बच्चा लेगा, उसे यही पढ़ना, वो इसे ही पढ़ेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उसी से आएंगे, ठीक है। आपके पास इसका सिलेबस छोटा है एज कंपेयर टू ग्रामर, यानी कि व्याकरण की तुलना में आपके पास इसका सिलेबस छोटा है, ठीक है। हालांकि हिंदी साहित्य 5 गुना बड़ा है ग्रामर से, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है, आपके इतने सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे वहां से ना, कुछ मूल टॉपिक दिए गए हैं। अब भाई सबसे पहले बात पढ़ते हैं कि भाई ये जो भाषा है ये आई थी कहां से, ठीक है ना। सर्वप्रथम भाषा का आधार आप लोगों को कैसे पता चला कि भाषा होती है। अब अभी तो आप लोग बोलते हो, जब पृथ्वी पर मनुष्य की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई होगी तो क्या उसे पता था कि भाषा होती है, क्योंकि मनुष्य में भाषा जन्मजात नहीं होती है। आपने किसी भी बच्चे को देखा है कि वो जन्मजात पैदा होते ही बोलने लगता है। जन्मजात कौन से क्रियाकलाप होते हैं, जन्मजात बच्चे में केवल संवेग होते हैं, संवेगों में भाषा नहीं आती है। कौन कौन से, रोना, बलबलाना, भूख प्यास डर, ये संवेग होते हैं सारे ना। तो जन्मजात हर बच्चे में ये तो पाए जाते हैं, लेकिन भाषा जो होती है वो अनुकरण करके सीखी जाती है, यानी कि किसी को देखकर, अनुकरण का मतलब उसकी तरह। तो अनुकरण जो होती है वो भाषा अनुकरणीय कहलाती है। इसीलिए जिस भी विशेष क्षेत्र में बच्चा रहता है उसकी भाषा वो तुरंत आ जाती है, तुरंत सीख लेता है। आपने देखा होगा एक बच्चा दक्षिण के क्षेत्र में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहता है और उसने वो भाषा कहां से सीखी, अनुकरण करके सीखी। जो बच्चा यहाँ रह रहा है उसने यहाँ की, जो राजस्थान में रह रहा है राजस्थानी, जो बिहार में रह रहा है उसने बिहारी, यानी कि तुमने देखा यहाँ वाला बच्चा, मुझे जाना है, मैं जा रहा, मैं जाऊंगा, ठीक है ना। और उधर आप पूरब में चले जाओ, मो को जाना है, ठीक है। बिहार में चले जाओ, हम जाएंगे, ठीक है ना। क्या जी, हाँ हमार। तो भाई क्या कंडीशन है, अब एक इंग्लैंड में रहने वाला बच्चा, आपको पता है उसको इंग्लिश आती है क्योंकि वो उसकी टंग लैंग्वेज है, वो उसकी मातृभाषा है, और उसने कहां से सीखी, अनुकरण करके सीखी।
जिस वातावरण में आप रहते हो वो भाषा आप अनुकरण के द्वारा सीखते हो, यानी कि नकल करके सीखते हो। कुछ माँ बाप के द्वारा सिखाई जाती है, सारे शब्द तो बच्चे को माता पिता के द्वारा नहीं सिखाए जाते। सारे शब्द वो कहाँ से सीखता है? देख देख कर, प्रकृति से, यानी कि जिस एनवायरमेंट में वो रह रहा है वहां से सीखकर नकल करके वो सीखता है। तो भाषा आप समझ गए कि एक अनुकरणीय आधार है भाषा। तो जन्मजात तो थी नहीं किसी मनुष्य में, उसने कहां से सीखी? उसने प्रयास किया, बिना प्रयास के तो भाषा नहीं सीखी जा सकती। तो देखिए मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो सर्वप्रथम उसके प्रयास की कोई भावधारणा रही होगी, किसी प्रयास के आधार पर उसने शब्दों को धीरे धीरे सीखा होगा। अब उस समय भाषा की उत्पत्ति के बारे में ज्ञात नहीं है कि भाषा कैसी रही होगी, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भाषा के बारे में भी ज्ञात नहीं है कि उनकी भाषा कैसी रही होगी। पता नहीं वो लोग कैसे एक दूसरे से वार्तालाप करते होंगे, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि उन्होंने जिन भाषा चिन्हों को या जिस लिपि को प्रदर्शित किया है वो लिपि आज भी समझी नहीं गई। तो वो निरर्थक लिपि है, यानी कि निरर्थक भाषा है, क्योंकि हम उसे समझ ही नहीं पाए, उसे पढ़ा न जा सका, और पढ़ा नहीं जा सका तो उसका अर्थ भी पता नहीं चल पाया। तो इसलिए उस समय के भी भाषा संज्ञान ज्ञात नहीं है कि इतिहास के साक्ष्य बताते हैं कि उस समय का जीवन यापन ऐसा रहा होगा जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस समय के। लेकिन ये नहीं पता है कि लिखित प्रारूप में वो क्या लिखना चाहते थे, कैसा उस समय का मूल आधार रहा होगा। हमने साक्ष्यों से ही इतिहास को देखा है। अब उसके बाद जब हमारे यहाँ मध्य एशिया से या साइबेरिया से जहां से भी आर्य लोग आए तो वो अपने साथ संस्कृत नाम की एक भाषा को लाए, और हमने उसे संस्कृत इसलिए कहा क्योंकि उनकी संस्कृति को बताया उसने, उन्होंने ही उसे नाम दिया संस्कृत। आर्य लोगों ने उस भाषा को क्या नाम दिया? संस्कृत नाम दिया। संस्कृत क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति को बताया, वो संस्कृति लेकर आए अपने साथ एक ना। और उन लोगों ने सर्वप्रथम भाषा आधार को लिखा और उस समय के वातावरण को, प्रकृति को, उस समय की वस्तुओं को, जीवन आधार को, सभी चीजों को उन्होंने उस भाषा के रूप में प्रदर्शित किया। तो इसलिए प्रथम भाषा की संज्ञा जो है वो संस्कृत भाषा को दी जाती है। इसीलिए सभी भाषाओं की आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम हमने इतिहास को लिखित रूप में उसी में देखा, और उसी के अंतर्गत भाषा का सर्वप्रथम काल क्या कहलाया? ऋग्वेदिक काल, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया, उसे ही सर्वप्रथम भाषिक काल कहलाया गया। तो इस प्रकार से ऋग्वेदिक काल क्या है संस्कृत के रूप में, उसे विशेष रूप से वैदिक संस्कृत काल कहा गया, क्योंकि उसमें वेद लिखे गए, और वेदों में सर्वप्रथम किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की, और उसी के ऊपर से एक काल है ऋग्वेदिक काल। अब ऋग्वेदिक काल के बाद दूसरा जो आधार है भाषा का, उसे लौकिक काल कहा गया। लौकिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि उस काल में जो लोक में प्रचलित, लोक में यानी कि मान्य की गई अवधारणाएं थी कि आगे चलकर ऐसा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, या ऐसा किया जाएगा, या ऐसा होगा, हो सकता है, इस प्रकार की जो घटनाएं लिखी गई, यानी कि जैसे रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, वो सारी कहाँ? उन्हें लौकिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोगों के द्वारा प्रचलित अवधारणा, उनकी सोच, उनके तर्क वितर्क का आधार थी, तो इसलिए उन्हें लौकिक ग्रंथ या लौकिक महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि वो लौकिक अवधारणा थी। उन्होंने कहा कि ऐसा अगले समय में लोगों के द्वारा लोक प्रचलित धारणाएं होने वाली है, भाई इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी समाज में, वो पहले लिखी गई। रामायण महाभारत पहले लिखी गई थी, घटित बाद में हुई है, वो लिखी पहले गई थी, तो वो घटित हुई, तो वो लौकिक आधार था, तो इसलिए वो लौकिक कहलाए। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महाभारत जो है वो है, एक कहा जाता है कि वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत प्रारूप है, या लौकिक आधार है, या वैदिक आधार है, या धार्मिक है। बच्चे बहुत जल्दी धार्मिक लिखाते हैं कि धार्मिक है, धर्म की प्रवृत्ति को नहीं बता रहा था वो। आज हम मानते हैं कि वो धर्म की प्रवृत्ति को बताता है, उस समय वो धर्म की प्रवृत्ति को नहीं बता रहा था। उस समय वो क्या बता रहा था? उस समय ये बता रहा था कि इस प्रकार की घटना है, उसके मूल तथ्यों को बताया गया है। उसमें ये नहीं बताया गया कि ये धर्म से जुड़ी हुई है। धर्म से तो आज जोड़ने लगे लोग। मैं ऐसा नहीं कह रही किसी धर्म का मैं विरोध कर रही, भाई ऐसी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन उस समय ऐसी कोई धारणा नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए उसे धार्मिक की प्राथमिकता नहीं दी जाती। किस चीज की प्राथमिकता दी जाती है? कि लोक प्रचलित अवधारणा है, तो लौकिक हुआ। उसके बाद अब भाषा का परिवर्तित रूप हो गया, क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो परिवर्तित, कुछ नया। तुम लोग भी हो, कुछ नया होना चाहिए, तो सब पुराना ही है, कुछ नया होना चाहिए। तो मनुष्य की अवधारणा हमेशा क्या रही है? कुछ नया करने की, उसे मॉडर्नाइजेशन चाहिए, ठीक है। तो पहले भी ऐसी प्रवृत्ति रही होगी, ऐसा नहीं है कि आज ही प्रवृत्ति है। आज तुम्हारे पास जितनी भी ज्यादा टेक्निक है, तुम उससे ज्यादा और अच्छी टेक्निक्स चाहते हो। क्यों? कुछ नया, वो नए वाली जो ओढ़ है। तो उस समय भी मनुष्य को क्या था कि उसे एक भाषा का आधार मिल गया, तो उसने उस भाषा को परिवर्तित करना शुरू कर दिया, और परिवर्तित हो के ही वो क्या बनी? वो अब जो भाषा आप बोलते हो ये प्रमुख हिंदी नहीं है।
जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो वो मूल हिंदी नहीं है, वो क्या है, वो मिश्रित भाषा है जिसे आप प्रयोग करते हो। मिश्रित भाषा यानी कि वह सामान्य साधारण भाषा जिसके अंतर्गत आपने अलग अलग भाषाओं के शब्दों को समावेशित कर लिया है, यानी कि इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया है, संगठित कर लिया है। जिस भाषा का आप प्रयोग करते हो, लेकिन उसमें मुख्यतः प्राथमिकता उसे हिंदी की दी जाती है। हिंदी को राजभाषा इसीलिए घोषित किया गया था कि वो एक ऐसी भाषा है जिसे आसानी से बोला, सीखा, लिखा और पढ़ा जा सकता है सामान्य आधार पर। हालांकि उसके नियम कानून है अपने, लेकिन उन नियम कानूनों के बाहर भी उसे साधारण रूप से लिखा, पढ़ा और बोला जा सकता। जब भी दक्षिण भारतीय क्षेत्र के लोगों ने कह दिया था कि हमारे ऊपर थोपी जा रही है हिंदी ना भाई, हम हिंदी को मान्य नहीं करेंगे राजभाषा के रूप में, क्योंकि हमने इसको नहीं सीखा है। ठीक है, जबरदस्ती थी उनकी, हम सीखना नहीं चाहते, बस नहीं तो सीख सकते थे। दक्षिण भारतीय भाषाओं से तो कई गुना ईजी है हिंदी भाषा, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्र भारत है और प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी है, तो फिर भाषा राजभाषा के रूप में क्यों हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो इसीलिए उस समय क्या गया था, उसी समय ये अमेंडमेंट किया गया था कि जब तक दक्षिण भारतीय क्षेत्र के लोग अपनी मर्जी से ये नहीं कहते कि आप हमारी राजभाषा हिंदी को घोषित कर दीजिए, तब तक उनकी राजभाषा क्या रहेगी, इंग्लिश। ऐसा तो था नहीं भाई, इतनी सारी भाषाओं को दक्षिण भारत में कोई कहता, फिर तो ये कहते हैं जैसे उस समय आंदोलन हो रहे थे कि मेरी भाषा के आधार पर मेरा राज्य बना दो, मेरी भाषा के आधार पर, तो फिर ऐसे ही उस समय कार्रवाई के लिए हुआ करता, मेरी राजभाषा इसे बना दो, मेरी इसे बना दो, मेरी इसे बना दो। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या रखी गई, भाई इंग्लिश है, ठीक है ना। हिंदी के ऑप्शनल में क्या रहेगी, इंग्लिश। और कब तक रहेगी, जब तक आप अपनी इच्छा से ये नहीं कह देते कि आप हमारी राजभाषा हिंदी, अनंत काल के लिए, कोई टाइम पीरियड नहीं रखा गया उसके लिए ना, वो अनंत काल के लिए घोषित की गई। तो भाई बात क्या कर रहे थे हम, इस प्रकार से भाषा का उद्भव हुआ। तो भाषा किन किन रूपों में बदली, भाषा बदली फिर वैदिक से लौकिक में, लौकिक से किस में बदली, फिर उसकी पाली, फिर उसकी प्रारक्त और फिर उसकी अपभ्रंश हो गई। और अपभ्रंश से फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में उत्पन्न हुई, और अलग अलग रूपों में सबसे ज्यादा प्रसार हुआ हिंदी की बोली के रूप में, यानी कि हिंदी की बोलियों के रूप में सबसे ज्यादा उसका प्रसार हुआ। बाकी भी सब जगह अपभ्रंश से ही है, अलग अलग क्षेत्रों में जो आपकी अपभ्रंश से ही है, उड़िया है या दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं या आपकी पंजाबी है, जितनी भी ये भाषाएं ना, या पहाड़ी है, खश है, जितनी भी आपकी सोरसेनी है, सब किससे, अपभ्रंश से निकली है सारी। उसके बाद भारत की सार्वधिक क्षेत्र पर जो देखा गया तो वो किसका प्रभाव था, हिंदी भाषा की बोलियों का प्रभाव था। और इसी कारण जब भारत, जिस समय भारत आजाद हुआ, आपको पता था भारत तो अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था उस समय। जब भारत को आजादी मिली, अब आजादी मिली तो कंडीशन क्या थी, भारत 4 टुकड़ों में था, ABCD 4 अलग अलग टुकड़ों में था भाई। अब उस ABCD में कंडीशन क्या थी कि जब तक आप अपना संविधान ना लिख लो तो तब तक कंडीशन ये थी कि आप अपने हिसाब से राज्य नहीं चला सकते थे। संविधान 50 में पूरा होता, 50 में ही लागू होता, तो तभी आप क्या कर सकते थे, भारत में सारे नियम कायदे कानून बना सकते थे। अदरवाइज हर आदमी क्या था, अपने हिसाब से। और अंग्रेजों ने ये छूट भी दी हुई थी कि यदि आप भारत संघ में नहीं मिलना चाहते तो अपना राज्य अलग बना लो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। कंडीशन थी ना उनके सामने। तो उस समय हर आदमी को क्या था, देसी रियासतें भी थी। अब क्या था, अब ब्रिटिश भारत भी था। ब्रिटिश भारत में आपको पता है जैसे अवध था, बिहार था, ये अलग अलग अंग्रेजों ने अपने हिसाब से मोटे मोटे राज्यों को अपने हिसाब से रखा हुआ था। डलहौजी ने हड़पन नीति के अनुसार हड़प हड़प के वो मोटे मोटे राज्य एक कैटेगरी में कर लिए थे। और बी में क्या थी, देसी रियासतें थी। और सी में कमिश्नरी थी। तो ये अलग अलग लोग भी थे, इन्हें भी इकट्ठा करना था। अब इन्हें इकट्ठा करने के लिए अलग अलग कंडीशन भी दे रखी थी, अंग्रेजों ने भी उधर से कह रखा था कि भारत को तोड़ दो। अब उसमें 2-4 कंडीशन ऐसी भी थी, वो लोग ये कह रहे थे कि जी हमें तो आपने जोड़ लिया, हम भारत में जुड़ जाएंगे, लेकिन भाषा के आधार पर हमें अलग राज्य दो। अब उस समय तो बहुत सारी समस्याएं थी लोगों के सामने। और भाई कहीं कोई आत्महत्या कर रहा था, कहीं कोई भूख हड़ताल करके मर रहा था कि भाई अगर तुमने राज्य नहीं बनाया तो मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा। हर दूसरा आदमी भूख हड़ताल में बैठ जाता उस समय। तो उस समय बहुत सारी कंडीशन थी। तो यही कंडीशन को देखते हुए, ये सोचते हुए उस समय क्या रखा गया था कि भारत में राजभाषा जो है वो हिंदी को घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हिंदी जो है वो एक ऐसी साधारण भाषा है जिसे हर व्यक्ति बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, आसानी से बोला, पढ़ा, लिखा और सीखा जा सकता है। उसमें भी दक्षिण भारतीय लोगों ने टांग अड़ा दी थी कि हम तो नहीं मानेंगे जी, हम मानने के नहीं। अब उनके लिए भी नया नया प्रशासन था, नई नई गवर्नमेंट को चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से चलना चाहता था। हर आदमी को ये था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय अंग्रेजी शासन को झेल कर आए थे, ठीक है ना। और जो देसी रियासतें थी वो चमचागिरी करके आई थी अंग्रेजों की, तो उन्हें भी ये पता था, उन्हें चमचागिरी की आदत पड़ी हुई थी। तो उस समय शासन चलाना बड़ा मुश्किल था। तो इस समय ये लगता था नेहरू जी को कि जिस तरह की कंडीशन मैनिपुलेट हो सके ना उसे कर लो। और फिर सरदार जी जब तक उनके साथ रहे, जब उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब सरदार जी टपक गए,
भाई सरदार जी भी तो उस समय टपक गए, जब उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी, शासन चलाने की जरूरत थी, उस समय क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल टपक गए। अब वो टपक गए, वही तो एक मजबूत आदमी था जो किसी को मार, किसी को पीट, किसी को छेद, किसी को कुछ कर, किसी को कुछ कर, नए नए हथकंडे निकाल के वही तो एक शासन चलाने में सहयोग कर रहे थे भाई। उन्हें ही तो पता था शासन को कैसे चलाना है। अब भाई वो आदमी गया टपक, अब नेहरू चाचा अकेले रह गए। तो उस समय ये कंडीशन क्या जो सही लगता था उस समय, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इनको ये लगा कि भारत में नए नए लोग इस बात के लिए खड़े हो रहे हैं कि मेरे हिसाब से मेरा राज्य बना दो, मेरे हिसाब से मेरा राज्य, मेरे हिसाब से मेरा राज्य। अब ऐसे भारत में अगर इतने सारे राज्य बना दिए जाते भाषा के आधार पर, तो उनको भरण पोषण कैसे दिया जाता, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था और अंग्रेज सब कुछ लूट कर ले गए थे। तो इकोनॉमिकली क्या था, बहुत वीक था भारत। पढ़े लिखे लोग क्या थे, कम थे बहुत, क्योंकि अंग्रेजों ने किसी को पढ़ने ही नहीं दिया। वो केवल ऐसे लोगों को पढ़ने देते थे जो उनकी चमचागिरी करते थे। उनको पता था कि इन लोगों को कल समृद्ध बनाकर पढ़ा लिखाकर हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से ट्रेंड करेंगे और ये हमारे हिसाब से भारतीय लोगों को चलाएंगे। तो पढ़े लिखे लोग भी कम थे उस समय। तो उस समय अब जवाहरलाल नेहरू जी के साथ फजल अली जी आए। वो कौन थे, वो थे चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने सलाह दी जवाहरलाल नेहरू जी को कि आपने जिस प्रकार से अभी आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर आपने निर्माण कर दिया, अब आंध्र प्रदेश का निर्माण करना मजबूरी थी, क्योंकि श्री जो रामलल्लू पोटी जी थे उन्होंने भूख हड़ताल करके उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय कंडीशन बन गई थी, मजबूरी थी। अब उन्होंने कहा अगर आप इस कंडीशन पर चलकर हर नया राज्य बनाने लगेंगे तो बहुत टिपिकल कंडीशन हो जाएगी। उन राज्यों का आप ये देखिए कि उन राज्यों का भरण पोषण कैसे होगा। हर आदमी कल ये लेकर बैठ जाएगा कि भाषा के आधार पर मेरा राज्य बना दो, खाए वो क्या भाई, क्योंकि राज्य बनाने का मुद्दा ये नहीं था कि आप राज्यों को बनाओ, बनाना तो पड़ता क्योंकि भारत अलग अलग 4 हिस्सों में बटा हुआ था। तो उन 4 हिस्सों को जोड़कर एक ऐसा प्रशासन बनाना था कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, जिस आदमी ने कहा कि जी मेरी देश की रियासत छोड़ दो, अब उसने क्या कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, रियासत तो इतनी बारी छोड़ी नहीं जा सकती तुम्हारे पे, फिर तुम भारत संघ में, ऐसा है तू महल ले ले अपना, इस महल में ही रह लिए। ठीक है, जैसे सिंधिया का है, उन्हें महल दे रखा, आज भी है उनका महल। उन्हें कह दे भाई देख महल दे सके हम तुझे, पूरी रियासत नहीं दे सकते, और तुझे तो विलय पत्र पर तो तुझे साइन करने पड़ेंगे। उसने कहा जी मैं विलय पत्र पर साइन कर दूंगा पर मेरी रियासत रहेगी। उन्होंने कहा रियासत इतनी बड़ी तुझे कैसे दे देंगे भाई, रियासत तो तू छोड़नी पड़ेगी, तू यो महल सा ले ले, इस कोठे में रो जाइए आराम से ना, इसे ले ले, अब तेरी रास्ता ही रहेगी, अपना खुश रहे। उसने आज भी महल है उनका, अब महल में रहो खुश। अब पागल आदमी कौन था, जैसे भाई हरि सिंह, उसने कहा ना 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 मेरा तो अलग रहेगा सब कुछ, मैं नहीं आने का बिल्कुल भी भारत संघ में, मैं तो यही रहूंगा अलग ही, अलग कूदता फिरूंगा मैं तो। ठीक है ना, उधर ऐसे ही जूनागढ़ का था, उसने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं आने का, मैं तो कसम यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा। अब सबकी ऐसी ऐसी कंडीशन थी उस समय, बहुत भयानक कंडीशन थी उस समय। तो पता नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे कैसे इकट्ठा किया चीजों को, कहीं जनमत कराया, कहीं कुछ कराया, कहीं कुछ कराया, तो उस समय भारत को जोड़ा इस प्रकार से। तो फजल अली जी ने कहा कि आप एक आयोग का गठन कीजिए और उस आयोग का अध्यक्ष जिसे चाहे आप, उन्होंने कहा जी जिसे किसे आपको नियुक्त कर देता हूं मैं, और एक सर्वे कीजिए आप भारत में ना कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किस कंडीशन पर हो, और जनता इस समय क्या है, आपको जनता को एकजुट करना है। ठीक है ना, अपने आधार पर आपको जनता को नहीं रोकना है, क्योंकि ये घोषणा पहले हो चुकी थी। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था। राजभाषा का मतलब है जिसमें राजकाज के कार्य किए जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि राजकाज के कार्यों से मतलब क्या होगा कि उधर विधानमंडल और संसद के सदनों की कार्यवाही होगी, पत्रों का आवागमन होगा। ठीक है ना, जो भी दस्तावेज भेजे लिए जाएंगे वो किस भाषा में होंगे, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से। अब उन्होंने कहा कि यदि ये कंडीशन होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो ये बात सटीक रूप से लागू है कि हर जगह क्या होगी, कार्यवाही राजभाषा के रूप में होगी। लेकिन दक्षिण भारतीय क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमें तो हिंदी आती नहीं भाई, हम कैसे कर लेंगे कार्यवाही, हमें हिंदी नहीं आती, हम नहीं कर सकते भाई। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें हिंदी नहीं आती है तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो हमें हर भाषा के लिए एक अलग ट्रांसलेटर चाहिएगा, तमिल वाले के लिए अलग चाहिएगा, तेलुगु वाले के लिए अलग, कन्नड़ वाले के लिए अलग, मलयालम वाले के लिए अलग। उन्होंने कहा भाई इसका कोई सटीक मुद्दा लाओ निकाल के। अब उन्होंने कहा कि सटीक मुद्दा तो यही है कि आप अंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्लिश को इसकी हिंदी की सहचरी बना दीजिए। ठीक है ना, और उसे लागू कर दीजिए जब तक ये नहीं चाहते हैं। अब कंपल्सन है इंग्लिश और हिंदी, दो ही भाषाओं में कार्यवाही होती है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। ऐसा नहीं है कि वहां संसद के सदन में जाके कोई कहेगा जी मैं तो तेलुगु में बोल लूंगा मेरी मर्जी है, नहीं जी, इंग्लिश या हिंदी, बस दो ही है उसके लिए चूज, और उनके लिए इंग्लिश और बाकी सबके लिए
हिंदी आना अनिवार्य है। तो तुमने देखा होगा जब वो वहां भेड़ों की तरह लड़ते हैं तो अधिकतर हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होता है कोई कोई, ठीक है ना, बाकी हिंदी में ही होती है बहसबाजी सारी ना। तो भाई इस प्रकार से फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग क्या था, उसे राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषा दी गई, ठीक है, और उसने ये रिसर्च की और लगभग एक लंबे समय तक रिसर्च की थी उसने ना। कब, जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया था, तो उस आयोग ने, फजल अली जी एक चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने उसी तरीके से इस चीज को जस्टिफाई किया बहुत अच्छे से, कि जनता को सोचकर, जनता के विचारों को सोचकर कि जनता क्या कहेगी, मुझे कैसा डिसीजन, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां और बहुत सारे आयोग बन चुके थे इस चीज को लेकर, लेकिन सब फेल थे, क्योंकि किसी भी बात को जनता मानने को तैयार नहीं थी। तो फजल अली जी ने ये आयोग देखकर इसको निर्धारित करके ये कहा कि भाई देखो, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता भाषा को नहीं दी जाएगी। और पहले लोग क्या कह रहे थे, इससे पहले जो भी आयोग आ रहा था वो ये कह रहा था कि भाई भाषा के आधार पर गठन नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का। अब जनता इस बात से चिढ़ जाती थी। अब उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन प्राथमिकता प्रशासन को दी जाएगी, पहले एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाएगा, भाषा की प्रधानता रहेगी, जहां पर एक ही भाषा के बहुत सारे लोग रहते हैं उस भाषा को प्रधानता होगी। आप देखो आज भी है प्रत्येक राज्य में भाषा की प्राथमिकता है नहीं। तुम देख लो तुम्हारे यहाँ क्या है, पहली भाषा क्या है, बहुल्य क्षेत्र के आधार पर हिंदी, दूसरी क्या है, वो तो सांस्कृतिक धरोहर है। 6 ही राज्य ऐसे हैं भारत में जिनकी सेकंड भाषा सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर निर्धारित की गई है, ठीक है ना, इन्हें सांस्कृतिक भाषा कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति सार्वधिक किस रूप में देखने को मिलती है, संस्कृत भाषा में, तो इसलिए उसकी सेकंड भाषा किसे, संस्कृत को प्राथमिकता दी गई है। तो भाई इस प्रकार की कंडीशन क्या रही भाई, तो उन्होंने कहा कि भाषा की प्राथमिकता, लेकिन भाषा की कंडीशन ये होगी कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही भाषा के लोग, संवैधानिक आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, लेकिन एक ही भाषा के लोग उस राज्य में रहने के लिए अनिवार्य नहीं होंगे। किसी भी भाषा का व्यक्ति वहां आकर रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, सारे काम कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन संवैधानिक आधार पर कंडीशन क्या रहेगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकता, वहां रह नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, ये सारी कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं होगी। वो व्यापार भी कर सकता है, वो आकर रह भी सकता है, वो सारी कंडीशनें स्वतंत्र है, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। आप वासी हो अपने स्टेट के, लेकिन आप क्या हो, नागरिक आप केवल भारत के हो, नागरिकता राज्यों की नहीं है। जैसे अमेरिका में आपको पता, वहां राज्य की भी है और देश की भी है, ठीक है ना। यहाँ आप कहीं भी जाके बस जाओ, कहीं भी जाके रह लो, 370 से पहले आप कश्मीर में नहीं जाके रह सकते थे, ठीक है ना, लेकिन अब तो वहां भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप वहां भी जाके बसो, जमीन खरीदो, रहो, कुछ भी करो, पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हो, स्वतंत्र हो बिल्कुल रहने के लिए, क्योंकि एकल नागरिकता है हमारे यहाँ, उसकी वजह से है। तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि एक ही भाषा के लोग रहेंगे, ठीक है ना, दूसरी भाषा के लोगों को प्राथमिकता ही नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से भाषा का मुद्दा सुलझाया गया। लेकिन भारत में राज्यों के पुनर्गठन की कंडीशन आज भी वही है, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को ही कंडीशन दी जाती है, खाओगे तो उसी से, भाषा खाने को थोड़ा ही ना दे देगी किसी राज्य में, भाई ये भी तो देखा जाएगा वहां की पृष्ठभूमि कैसी है, ठीक है ना। और आर्थिक स्थिति का मुद्दा क्या है, किस आधार पर आर्थिक स्थिति सुधरेगी, राज्य का पुनर्गठन करके डाल दो ऐसे तो टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन उस राज्य के लोग खाएंगे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट गोद थोड़ा ही ना लेगी कि वो आपको गोद ले लेगी, वहां का भी तो कुछ देखना पड़ेगा, वहां के लोग किस पे डिपेंड है भाई, या तो पर्यटन है, या कोई उद्योग है, या फिर कृषि है, कुछ तो होना चाहिए ना, या बस ये देख लिया कि यहाँ की भाषा है, ये भाषा के बहुल्य क्षेत्र के लोग हैं अलग बना दो, भाषा कोई बिजनेस थोड़ा ही ना है। तो इस आधार पर भाई भाषा की प्राथमिकता चली। अब भाषा का आपको पता चला कि भाषा का उद्भव कहाँ कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ, आर्य लोग हमारे यहाँ आए, वो भाषा को लेकर आए। अब भाषा क्या होती है, भाषा जो होती है वो विचारों को प्रकट करने की एक ध्वन्यात्मक आधार है। जब तक आप अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। भाषा जो होती है, विचार जो होते हैं वो एक मूक अभिव्यक्ति होती है, और भाषा जो होती है वो एक ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। यानी कि मूक विचार तो मन में चल रहे हैं, हमें क्या पता किसी के मन में क्या चल रहा है, अब आप ऋषि तो हो नहीं कि आपने दूसरे का मन देख लिया, अच्छा ये ऐसा सोच रहा हमारे बारे में, ठीक है ना। जैसा मूवी में देखा होगा ना आपने पुराने टाइम में, हाँ उसने मन का पढ़ लिया, ऐसा होता नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है। तो भाई विचार क्या होते हैं और भाषा कैसे चलती है, देखो भाषा ऐसे चलती है कि सर्वप्रथम विचार उत्पन्न होते हैं, और ये होती है मूक अभिव्यक्ति, ये मूक अभिव्यक्ति होती है विचार जो होते हैं,
और विचारों को आप किसके रूप में, ध्वनि रूप, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है व्यक्त आधार। और इन दोनों के बीच की कड़ी होती है संचार। इन दोनों के बीच की कड़ी कौन होती है, संचार। संचार के द्वारा ही ध्वनि रूप प्रकट होता है और क्या होता है, विचारों को प्रकट किया जाता है। और इस पूरे आधार को, यानी कि ये पूरा आधार क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाषा। मन में विचार उत्पन्न हुए, आपने संचार माध्यम स्थापित किया, ध्वनि के रूप में प्रकट हो गए, वो क्या कहलाया, भाषा। ठीक है ना। और भाषा की अभिव्यक्ति दो प्रकार से प्रकट होती है, यानी कि कितनी अभिव्यक्ति होती है भाषा की, दो। कौन कौन सी है, देखो भाई, पहली अभिव्यक्ति होती है जिसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, इसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। और दूसरी क्या होती है, उसे कहते हैं लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है भाई, मौखिक अभिव्यक्ति में विचार और भाषा, ठीक है ना। इसे मूल अभिव्यक्ति भी कहते हैं, ये मूल आधार होता है, क्योंकि कोई भी आधार तब तक लिखित, चित्रित, वर्णित तभी किया जा सकता है जब वो मौखिक रूप से देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, कोई बोलकर हमें बताएगा। मौखिक अभिव्यक्ति को मूल अभिव्यक्ति इसलिए कहा जाता है। तुम भी यहाँ क्लास में बैठे हो और मैं आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊं ऐसे और कुछ बोलूं ना, समझ लोगे मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हाँ वही तो ना, समझ लोगे क्या, नहीं समझ सकते ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का आधार क्या होता है, मौखिक का मतलब होता है प्रदर्शन। अब वो प्रदर्शन लिखित भी हो सकता है, चित्रित भी हो सकता है और बोलकर भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक आधार। तो उसे मूल आधार के रूप में प्रकट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें विचार और ध्वनि होती है बस। विचार और ध्वनि, मन में विचार आया, ध्वनि के रूप में उन्हें प्रकट कर दिया, उसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। और लिखित अभिव्यक्ति में क्या होता है, विचार, ध्वनि और उसके बाद लेखन होगा। ऐसा नहीं लेखन अपने आप हो जाएगा, मैं यहाँ आके खड़ी हो गई और तुमने लिखना शुरू कर दिया, या तो यहाँ लिखा जाएगा बोर्ड पे तब लिखोगे, या मैं बोल के बताऊंगी, या मैं समझाऊंगी, या चित्र दिखाऊंगी, तभी तो लिखोगे ना। तो इसमें विचार, ध्वनि और लेखन तीनों होते हैं, उसे कहा जाता है लिखित अभिव्यक्ति। और ये गौण होती है। गौण का मतलब क्या है कि जब तक कहीं से इसे संचार नहीं मिलेगा, लिखा नहीं जा सकता। लेखन कभी संचार के बिना शुरू नहीं होता। तुम कह दो जी मैं तो अपने आप लिखने लगूंगा, तुम्हारे मन में भी तो अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई होगी, कहीं से देखी होगी, पढ़ी होगी, सुना होगा, तभी तो लिखोगे। ऐसे थोड़ा ही लिख लोगे, कहीं भी लिखोगे, याद किया होगा तो वो भी तो किसी ने बताया ही होगा, कहीं से आया होगा संचार। तो क्या होता है, विचार, ध्वनि और लेखन लिखित अभिव्यक्ति में होते हैं और इसे गौण प्रारूप कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से भाषा की दो अभिव्यक्तियां होती हैं और भाषा के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार है भाषा के, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा इन दोनों के बीच की कड़ी है भाई। मौखिक और लिखित दो ही मूल आधार होते हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या है, संकेत लिखित रूप में प्रकट होते हैं और संकेत मौखिक रूप से प्रकट होते हैं। सांकेतिक भाषा का आधार क्या होता है, लिखित रूप में, यानी कि भाषा को सूक्ष्म रूप में लिख देना या फिर मिनिमाइजेशन कर देना, या छोटे छोटे शब्दों के रूप में लिख देना, संक्षेपण। जैसे कि आप शॉर्ट हैंड लिखते हो, वो क्या होती है, भाषा का संक्षेपित या सांकेतिक रूप होता है, संकेतों के रूप में भाषा को प्रदर्शित करना। ठीक है ना। अब शॉर्ट हैंड क्या होती है, शॉर्ट हैंड का काम यही तो होता है कि किसी भी जब मुख्य अधिकारी के द्वारा कोई बात बोली जाती है तो इतनी जल्दी जल्दी उसे लिखा नहीं जा सकता। जितनी जल्दी जल्दी वो बोलता है तो उसका टाइपिंग क्या करता है,
जो उसका टाइपिंग मास्टर होता है वो उसे शॉर्ट हैंड में लिख लेता है, ठीक है ना। इतनी जल्दी तो वो लिखी नहीं जा सकती, शॉर्ट हैंड इसीलिए तो सीखी जाती है। तो वो क्या है, उसे ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब मौखिक रूप से सांकेतिक भाषा क्या होती है, किसी को चुप करना, उंगली दिखाना, आंख दिखाना, ये भी तो संकेत है। जैसे मम्मी करती है छोटे बच्चे के साथ रिश्तेदारों के यहाँ जाके, बिस्किट मत उठाना। अब आज का बच्चा कहाँ कंट्रोल होने वाला, पुराना ही बच्चा तो था, मम्मी ने मना करा बिस्किट नहीं उठाना। आज का बच्चा तो प्लेट को भी उठा के उल्टी कर दे। हालात ये है, मम्मी को देख लें घर जाके, ठीक है। तो वो क्या है भाई, वो है सांकेतिक भाषा। फटाफट से उतार लो। विभिन्न प्रकार के यंत्रों से बच्चों की पिटाई नहीं होती है। मम्मी कहती है बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। चल गई क्लास, नहीं चल रही। भाई बात मत करो। भाषा के निम्न आधार हैं, कौन कौन से भाई? सबसे पहले बोलकर, दूसरा सुनकर। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो सबसे पहले वो सुनना नहीं सीखता, उसका ध्यान केवल चीजों को सुनकर, लेकिन उसके आधार पर नहीं बोलेगा। धीरे धीरे उसे सिखाती है माँ, पहले बच्चे को सिखाती है, पहले सुनता नहीं है वो। सुनेगा केवल वो किस चीज के लिए, जिसके लिए उसे बुलाया जाएगा, बार बार अनुकृति की जाएगी, बार बार बोला जाएगा, ठीक है ना। फिर वो ध्यान केंद्रित करना शुरू करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसे वो बोलना शुरू नहीं करता, धीरे धीरे वो अपने हिसाब से बोलना शुरू करता है। फिर माँ उसे सिखाती है, फिर जैसे उसे माँ सिखाने लगती है, फिर उसके अंदर अनुकरण की चीजें आ जाती हैं। क्योंकि भाषा क्या है, भाषा अनुकरणीय है।
अनुकरणीय प्रवाह है। भाषा अनुकरणीय प्रवाह, प्रवाह का मतलब समझते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहती हुई धारा में सीखी जाती है, ठीक है ना। तो बोलकर, सुनकर, उसके बाद लिखकर, और उसके बाद पढ़कर। अब आप अपनी छोटी सी क्लास में अपने पीछे चले जाओ या किसी बच्चे को आप नोट करो, आपने देखा होगा बोलकर फिर बच्चा सुनकर। अब देखो आप सरकारी स्कूल में बच्चे पहले कैसे पढ़ते थे, टीचर आती थी और बच्चों से जोर जोर से बुलवाती थी, ठीक है ना। तो क्लास आज भी चिल्लाते हैं बच्चे स्कूल में, ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां क्या होते हैं, बच्चे जोर जोर से बोलते हैं, उन्हें उस समय ये नहीं पता होता ये है क्या, ठीक है ना। हालांकि उसे रटंत्र प्रणाली कहा जाता है। भारत उससे मुक्त किया जा रहा है, अब रटंत्र प्रणाली से भारत को मुक्त किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को रटंत्र प्रणाली पर नहीं पढ़ाना है। किस प्रणाली पर पढ़ाना है, उनके वातावरण से, एनवायरमेंट से जोड़कर, ठीक है। क्योंकि बच्चा अपने एनवायरमेंट के आधार पर जल्दी से सीखता है, क्योंकि अपने एनवायरमेंट में वो चीजों को बार बार रोज रोज अपने घर में, अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में बार बार देखता है। तो इसलिए कहा जाता है जो आपकी 2020 की शिक्षा नीति है उस पर सबसे ज्यादा दबाव इसी चीज पर दिया गया है कि बच्चों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए। और वो ये जो सीक्वेंस है ये रटंत्र प्रणाली पर ही है कि बोलकर, सुनकर और फिर उसे लिखवाया जाता है और सबसे लास्ट में पढ़वाने की सीरीज पर लाया जाता है बच्चे को ना, सबसे लास्ट में। हालांकि अब क्या कहा गया है कि बच्चे को बोलकर, सुनाकर और पढ़वाया जाए और फिर उसके बाद लिखवाया जाए, ताकि उसको पता चले कि वो पढ़ क्या रहा है, ठीक है ना। और टीचर ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि पढ़वाने में तो मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को जोड़ के सिखाना पड़ेगा, और लिखवाने में क्या है, बोर्ड पे लिखवा दिया, बच्चे की कॉपी पे लाइन बना दी, इसे इससे जोड़ ले, इसे इससे जोड़ के लाना भाई, इसे इससे जोड़ के लाना। अजी लिखना तो सीख लेगा, पढ़ना तो सीख ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा इसको धीरे धीरे। आपने देखा है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं उन्हें पढ़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हिंदी तो वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, इंग्लिश में उनकी फ्लुएंसी अच्छी होती है। प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है ना, उसे डिक्टेट नहीं करवाया जाता। बस किस चीज पर फोकस है, लिखो उतारो, लिखो उतारो, ठीक है ना, इस चीज पर फोकस दिया जाता है। तो इसलिए अब इस पढ़कर को पहले लाया गया है और लिखकर को पीछे ले जाया गया है। जो अभी एनसीएफ आया है 2020 वाला, यानी कि जो आपकी ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अधिनियम 2020 आई है, उसमें इस पढ़कर को आगे लाया गया और लिखकर को पीछे ले जाया गया है। लेकिन भाषा में हम अभी से ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाषा पर कोई भी मानक तब तक लागू नहीं होता है जब तक राजभाषा, ठीक है ना, आयोग उसे पारित नहीं करता है। एनसीईआरटी से भाषा का कोई मतलब नहीं होता। एनसीईआरटी के अनुसार भाषा में कोई भी चैप्टर, कोई भी पार्ट, कोई भी बिंदु नहीं बदला जाता, कम ज्यादा नहीं किया जाता भाषा में। बाकी साइंस में, एसएसटी में, मैथमेटिक्स में, सब में चेंज हो जाता है, लेकिन भाषा में चेंज नहीं होता। तो इसलिए भाषा के क्या है, भाषा के निम्न आधार होते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। भाषा अनुकरणीय प्रभाव होती है, ठीक है ना। और भाषा में आप सबको पता है कि भाषा की उत्पत्ति भाष नामक शब्द से हुई है। सर्वप्रथम भाषा नहीं थी, सर्वप्रथम आया था भाष, भाष ही बोला जाता, क्योंकि संस्कृत में आज भी है भाष ही है। भाष नामक शब्द से हुई है, और ये भाष नामक शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में, सर्वप्रथम कहां देखने को मिला, ऋग्वेद। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कि भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, भाषा प्रवाह होती है, या सर्वप्रथम भाषा की उत्पत्ति देखी गई थी, तो ऋग्वेद में सबसे पहले।
हाँ जी, ये सब तुम्हारे ही थे, ये धीरे धीरे तो टुकड़े हुए कट कट के, ठीक है ना। तो भारत में सर्वप्रथम या आर्यव्रत में भाषा की प्राथमिकता किसमें? आर्यों के द्वारा। आर्य लोग अपने साथ एक भाषा को लाए जिसे कहा गया आर्यों के द्वारा संस्कृत के रूप में, संस्कृत के रूप में। और इसीलिए संस्कृत को आदिकालीन भाषा कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आया, पहली भाषा, केवल पहली भाषा, आदिकालीन भाषा, भारत की पहली भाषा नहीं, ये मत कह दियो भारत की पहली भाषा, भारत में सर्वप्रथम, ठीक है ना। भारत की पहली भाषा वो होगी जो भारत में जन्मेगी, ये भारत में नहीं जन्मी, आर्य लोग अपने साथ लेकर आए इसे, ये उनके साथ आई थी। तुम्हारे यहाँ कोई बाहर से आदमी आने लगे, ठीक है ना, तो तुम उसे विदेशी कहोगे ना, वो भारत की नागरिकता ले ले तो वो भारत का नागरिक है, लेकिन भारत में जन्मा नहीं है। वो जो क्वालिटी वो अपने साथ लेकर आया है वो उसकी विशेषता है, भारत की विशेषता नहीं है वो, ठीक है ना। जो उसने भारत की विशेषता यहाँ ग्रहण कर लिया के, वो भारत की विशेषताएं कहलाएंगी, ठीक है भाई। तो इसलिए ये सुविधा आप इस चीज को नहीं दे सकते हैं कि प्रथम भाषा, आप कहेंगे प्रथम भाषा, हाँ बिल्कुल ही संस्कृत भाषा है, क्योंकि उसमें हमें पहला ऐतिहासिक आधार लिखित रूप में देखने को मिला, प्रथम भाषा की संज्ञा। लेकिन अगर कहा जाए भारत की प्रथम भाषा तो वो पाली है, क्योंकि पाली जो है वो भारत में जन्मी है, भारत के दिशा निर्देश अनुसार उसे प्रयोग किया गया है, उसे निर्मित किया गया है, ठीक है ना। लेकिन वो भारत में जन्मी है, ये भारत में नहीं जन्मी, इसे आर्य लोग अपने साथ लेकर आए थे। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आए हुए पेपर में, एक के भारत की प्रथम भाषा तो पाली और प्रथम भाषा तो संस्कृत, इसलिए इसे आदिकालीन और प्रथम भाषा की संज्ञा दी जाती है। और इसी समय अंतराल में, इसी समय अंतराल में भाषा को नियमानुसार प्रदर्शित करने के लिए प्रथम व्याकरण लिखा गया। पहला तो हुआ वैदिक काल, दूसरा लौकिक काल में लिखा गया व्याकरण नियम। तो हमें तभी तो पता चलेगा कि भाषा के नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। भाषा को किस प्रारूप में लिखा, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे उसका गठन होगा, कैसे हम उसे भाषा बनाएंगे, तो वो नियम कहाँ देखने को मिले हमें? इसी समय अंतराल में नियमानुसार प्रदर्शित करने के लिए प्रथम व्याकरण लिखा गया। कौन सा था प्रथम व्याकरण? पाणिनि था? अच्छा, मैंने कहा कभी पाणिनि हो। लिखा गया जो अष्टाध्यायी था जिसे पाणिनि ने लिखा, महर्षि पाणिनि। अब उस समय तो महर्षि हुआ करते थे, जिसे महर्षि पाणिनि ने लिखा, जिसका नाम अष्टाध्यायी था, और उसमें 8 अध्याय थे, और 8 अध्याय 8 अलग अलग विषयों को प्रदर्शित करते थे, 8 के 8 व्याकरण नहीं थे। लेकिन किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की, किसी भी स्थान की जो स्पेशल क्वालिटी है उसके नाम पर वो जाना जाता है। तो आप समझ गए, अष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय व्याकरण था और वो उसका सबसे श्रेष्ठ था, तो इसलिए अष्टाध्यायी को व्याकरण के नाम से ख्याति प्राप्त है। 8 अध्याय नहीं, अष्टाध्याय का मतलब होता है अष्ट प्लस अध्याय, यानी कि 8 अध्याय थे जिसमें, तो उसमें कोई अध्याय संस्कृति के बारे में बताता था, कोई विज्ञान का प्रचार प्रसार करता था कि भविष्य में विज्ञान को इस रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। कोई अध्याय क्या था, आचार विचार के बारे में बताता था, कोई अध्याय क्या था, वर्ण के बारे में बताता था। लेकिन जो सेकंड अध्याय था उसने सबसे अच्छे से किसे सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित किया? व्याकरण को, भाषा नियमों को। तो इसलिए अष्टाध्यायी व्याकरण के नाम से श्रेष्ठ हो गए, यानी कि उसे किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई कि ये एक अच्छा व्याकरण है, इस रूप में उसे ख्याति प्राप्त हुई। हालांकि 8 अध्याय अलग अलग विषयों पर थे, जिसे अष्टाध्यायी कहा गया और जिसे पाणिनि ने लिखा, महर्षि पाणिनि ने।
और ये भारत का ही नहीं, विश्व का भी पहला व्याकरण था। किसी भी भाषा का विश्व का भी पहला व्याकरण था। विश्व में भी ऐसा पहला व्याकरण नहीं लिखा गया था कोई भी। हालांकि आज के समय में अगर कहा जाए कि विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ भाषा है और सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो इंग्लिश है, विश्व में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है, और विश्व में जो सबसे प्रिय भाषा है वो भारत की भाषा है, हिंदी नहीं है। लेकिन कभी दिमाग में चल गया हो हिंदी है, हिंदी की ही एक भाषा है मैथिली, जिसे सबसे मीठी भाषा कहा जाता है। भारत में भी उसे भारतीय कोकिला भाषा कहा जाता है। सबसे मीठी भाषा है मैथिली भाषा ना। और विश्व की भी सेकंड नंबर की सबसे प्रिय भाषा है। पहली प्रिय भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और दूसरी भाषा कौन सी है जो सबसे स्वीट लैंग्वेज कहलाती है? वो है मैथिली। हालांकि हिंदी का ही एक अंग है, लेकिन अब उसे भाषा की ख्याति प्राप्त है तो हिंदी नहीं कह सकते, इसलिए ना विश्व की सबसे स्वीट भाषा में आती है मैथिली। भारत की कोयल भाषा कहा जाता है इसे। बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है ये वाला क्षेत्र, मैथिली वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा। लेकिन तुम लोगों को तो फिर भी ये लगेगी बुढ़ऊ, बकलोल, ये सारे उसी भाषा के शब्द हैं। बड़का, पांडे जी क्लास जिसने पढ़ी होगी यहाँ उन्हें पता होगा। चलिए भाई आज क्लास यही खत्म करते हैं, कल शुरू करेंगे आगे ना।